बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 11 जो कि 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान और हम पढ़ेंगे हमारी किताब से एक पाठ जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरीके से ये साम्राज्य फैलता गया, उसका फैलाव कैसे हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 13वीं शताब्दी का मतलब होता है, आप में से शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, इसका मतलब होता है कि कौन सा साल, 1200 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच का समय। ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन, गैरिसन का मतलब होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, जिसको हम आजकल कैंट या कैंटोनमेंट एरिया भी कहते हैं, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। यानी कि शुरू में जो ये सुल्तान है, जैसे आजकल का कैंटोनमेंट एरिया है, तो ऐसे ही ये सैनिक टुकड़ियों की जो उसका क्षेत्र था, उस किलेबंद शहर में ही ये रहा करते थे। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद का मतलब होता है राशन आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से शासक नहीं थे। जैसे एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो सारे शुरू के सुल्तानों के पास नहीं थे। ठीक है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, क्योंकि देखो दिल्ली कहाँ पे है, बंगाल और सिंध बहुत अलग अलग क्षेत्र, बहुत दूर क्षेत्र में फैले हुए हैं। दिल्ली के कंपैरिजन में बंगाल बहुत दूर है और दिल्ली से अगर सिंध देखें तो वो भी बहुत दूर है। तो कोई शासक अगर दिल्ली में बैठा है तो वहाँ से कंट्रोल करना किसी बंगाल की जगह को या सिंध की जगह को अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल भरा काम है। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन देखो आजकल के समय तो तब था नहीं कि टेलीफोन है या सैटेलाइट है, टेलीविज़न है। तब जो ये कम्युनिकेशन के साधन थे वो बहुत लिमिटेड थे। तो उस समय ऐसा होता था कि थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क टूट जाता था। और उस समय सड़कें भी इस तरीके की पक्की नहीं थी कि आराम से वाहनों के द्वारा जाया जा सके, और ना ही आज की तरीके के वाहन थे। तो शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती, जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन शासकों को अपनी गद्दी से हटाकर और ख़ुद शासक बनना चाहते थे। तो ये चुनौतियां हमेशा इन शासकों के सामने खड़ी रहती थी कि कोई भी कभी भी आकर इन पे हमला कर सकता है और इनके शासन को छीनने की इनसे कोशिश कर सकता है। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो इन सभी का सामना करते हुए फिर भी सुल्तान ने शासन संभाले रखा। सल्तनत का स्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। यानी अगर हम सल्तनत काल की स्थापना देखें तो ये शुरू हुआ गयासुद्दीन बलबन के समय, बलबन, ठीक है, इनके समय स्थापना शुरू हुई थी, मतलब ये शासनकाल शुरू हुआ था इनके शासनकाल में। लेकिन अगर हम कहें इस शासन की विस्तार हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में ये फैला, तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय और मोहम्मद तुगलक के समय। ठीक है। विस्तार के अभियान दो तरह के थे, यानी इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार बढ़ाया। तो कैसे बढ़ाया देखते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी ये चाहते थे कि जो गैरिसन शहर है एटलीस्ट उनके अंदर तो इनकी सीमा, जो इनकी पकड़ है वो मजबूत बन जाए। तो एक अभियान तो इन्होंने वहाँ पे चलाया। दूसरा है गंगा यमुना दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। अब देखो इंसान जहाँ भी रहता है तो उसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं।
उस वक्त जैसे आज हम देखते हैं ना कि यूपी है, बिहार है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी फसलें पैदा की जाती हैं, लेकिन तब के काल में ऐसा नहीं था। तब क्या किया जाता था कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे और यहाँ पे आदिवासी लोग भी रहा करते थे। ऐसे लोग रहते थे जो कि शिकार और संग्राहक के द्वारा अपना भोजन चलाते थे, ठीक है। तो इन सबको यहाँ से हटा दिया गया, जंगल को साफ कर दिया गया और कृषि कार्य की शुरुआत हुई, जिससे ज़्यादा लोग यहाँ पे रह सकें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर कोई गैरिसन शहर नहीं होगा तो सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि तब की जो लाइफस्टाइल थी वो आज की लाइफस्टाइल से बहुत अलग थी। तब लोग एक दूसरे के क्षेत्र पे हमला करते थे, उसे हड़प लेते थे और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करते थे। तो हर एक शासक अपने क्षेत्र को किलेबंद करने की कोशिश करता था, उसको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता था, जिससे कि कोई दूसरा उस पर हमला ना कर सके। तो यही काम किया सुल्तानों ने भी। तो ये तो हमने देखा कि भीतरी क्षेत्र पर इन्होंने किस तरीके से मजबूती दिखाई। दूसरा है कि सल्तनत की बाहरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, यानी जो इनके क्षेत्र थे उससे परे बाहर जाके इन्होंने अपने आप को कैसे मजबूत बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। तो हमने देखा कि यहाँ पे शासनकाल सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत पे भी हमला किया और उनके क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश की गई। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लीं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी हम हमला करते हैं या शासक जहाँ पे भी हमला करते थे तो वहाँ पे जो भी चीज़ें उन्हें मूल्यवान मिलती थी वो सब वो अपने कब्जे में ले लेते थे। और तब के समय की मूल्यवान चीज़ें थीं हाथी, घोड़ा, गुलाम, ये और धातुएँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो हम देखते हैं इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में मिलाने की कोशिश करी और उसमें से एक बड़ा क्षेत्र मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उनके राज्य क्षेत्र के अंदर आ भी चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो शुरू में सिर्फ और सिर्फ उत्तरी भारत तक सीमित था, धीरे धीरे वो दक्षिण भारत तक भी फैल गया और इसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अब इसके बाद आगे हमें बता रखा है कि भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। यानी भीतरी प्रदेश का मतलब है हमारे आसपास का क्षेत्र, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र जहां से हमारी सेवाएं पूरी होती हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नोएडा है, जैसे दिल्ली एनसीआर का पूरा पार्ट आ जाता है, क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताएं इन्हीं पार्ट से जनरली पूरी होती हैं। गैरिसन शहर का मतलब है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो जैसे आज का समय है, कैंटोनमेंट एरिया पूरा बाउंड्री से घिरा होता है और उसके अंदर सैनिक रहते हैं। तो पहले उसको गैरिसन शहर कहते थे और अब इसको हमने कैंटोनमेंट एरिया का नाम दे दिया है। दूसरा है दोआब। तो दोआब का दो और आब, दो का मतलब जानते ही हैं और आब का मतलब होता है पानी। तो दो नदियों के बीच की जो ज़मीन होती है उसको कहा जाता है दो आब। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। और तीसरा प्रश्न है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर, जो हमने वर्कशीट में भी पढ़ा है। और दूसरा है कि किसके शासनकाल में सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। और तीसरा है कि भीतरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन शहरों के अंदर का क्षेत्र, जबकि बाहरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन शहरों से बाहर के क्षेत्र। ठीक है,
तो आई होप ये वर्कशीट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।